कल देखा था। तो अपन ने कल देखा था कि व्हाई इज अवर फेथ इन अ सुप्रीम गॉड रीजनेबल। और जो अपन की दूसरी एक्टिविटी थी कल की वो थी कि मैटर स्पिरिट एंड गुड गॉड सुप्रीम कंट्रोलर ऑफ बोथ। जबकि जो अपनी आज की एक्टिविटी आज अपन की बेसिकली दो एक्टिविटी, जिसमें से अपनी पहली एक्टिविटी है द कॉस्मिक मशीन, और जो दूसरी एक्टिविटी है वो आज की अपनी वो है द रिमोट कॉज, इमीडिएट कॉज एंड अल्टीमेट कॉज। तो अपन अपनी आज की पहली एक्टिविटी, तो वैसे एक्टिविटी थर्ड है अपनी द कॉस्मिक मशीन। तो श्रील प्रभुपाद के अनुसार साइंटिस्ट डू नॉट नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के अनुसार साइंटिस्ट डू नॉट नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। वन इज द inferior एनर्जी, दिस इज द materialistic एनर्जी, and second energy, this is the superior energy. This energy are generated by, this energy are actually में जो प्रोड्यूस होती है, दिस इज द सुप्रीम लीडर, दिस इज श्री कृष्ण। जबकि जो इंफीरियर एनर्जी होती है, इंफीरियर एनर्जी एक मटेरियलिस्टिक एनर्जी है। क्योंकि जो हमारा यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स कहीं ना कहीं मटेरियल से मिलके बना हुआ है। और जितने भी यूनिवर्स में मटेरियल है, सभी मटेरियल के अंदर किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी स्टोर है। तो जो एनर्जी मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर्ड है, उस स्टोर एनर्जी को इंफीरियर एनर्जी कहते हैं। उस साइंटिस्ट हैं जो केवल इंफीरियर एनर्जी पर ही वर्क करते हैं, जबकि सुपीरियर एनर्जी के बारे में साइंटिस्ट कुछ नहीं बोलते हैं। मटेरियल अरे बोली फोन आया था, तभी तो ज्वाइन हुआ हूँ मैं। मटेरियल एनर्जी कैन नेवर वर्क इंडिपेंडेंटली, इट मस्ट फर्स्ट कम इन कांटेक्ट विद स्पिरिचुअल एसेंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मटेरियलिस्टिक एनर्जी है, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो इतने सारे मटेरियल्स है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, सारी प्रॉपर्टीज के अंदर एक एनर्जी स्टोर है। वो एनर्जी कौन सी एनर्जी? वो इंफीरियर एनर्जी है। लेकिन वो एनर्जी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकती। उसको वर्क करने के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी को हम स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं। और जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, जब एक स्पिरिचुअल एनर्जी एक मटेरियलिस्टिक एनर्जी है इंफीरियर एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो वो मटेरियल हो, मटेरियल वर्किंग कंडीशन में आ जाए। जैसे कल अपन ने एक एग्जांपल देखा था मोबाइल फोन का। मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर और उसमें नेटवर्किंग के बारे में कल अपन ने एग्जांपल देखा था। मटेरियल, मैटर, स्पिरिट एंड गॉड के बारे में अपन ने एक एग्जांपल दिया था। ये कहीं ना कहीं उसी चीज से रिलेटेड है कि जो एक एनर्जी दो टाइप की है, एक इंफीरियर एनर्जी और एक सुपीरियर। सुपीरियर एनर्जी वो एनर्जी जिसको साइंटिस्ट के बेसिस पर अपन नहीं देखते। साइंटिस्ट उस चीज को नहीं देखते। साइंटिस्ट जो वर्कआउट है साइंटिस्ट लेवल, साइंस के लेवल में, साइंस अपने इंफीरियर एनर्जी के लेवल पे ही वर्क करता है। जबकि वो सुपीरियर एनर्जी के बारे में वर्क नहीं करता। सुपीरियर एनर्जी के बारे में ऐसे कोई ऐसे ठोस सबूत या ठोस ऐसी कुछ चीजें नहीं मिलती हैं। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है, कोई इसको पढ़ सकता है कि? तो पढ़े एक बार। So, how can people accept that the entire cosmic manifestation, which is nothing but matter, has come about automatically? A competent machine does not work unless a man who knows how to work it pushes a button. A Cadillac is a nice car, but if it has no driver, what is the use of it? So, the material universe is also a machine. यहाँ पर वही बात की जा रही है कि ये जो यूनिवर्स है, ये सारा का सारा क्या है? एक मटेरियलिस्टिक है, मैटर से बना हुआ है। और ये मैटर ऑटोमेटिकली वर्कआउट नहीं कर सकता है जब तक कि इस मैटर के लिए कोई ना कोई स्पिरिचुअल एनर्जी, कोई ना कोई स्पिरिचुअल, लाइक ए मशीन। मशीन के अंदर सारी फंक्शनिंग है, लेकिन मशीन ऑटोमेटिकली वर्कआउट नहीं कर सकती जब तक अपन उसको कमांड ना दें, उस पर वर्क ना करे। एक स्पिरिच सीधा सा अर्थ इसका एक है कि जब तक एक स्पिरिचुअल एनर्जी ना मिले, तब तक जो हमारी इंफीरियर एनर्जी, जो मटेरियलिस्टिक एनर्जी है,
वो भी वर्कआउट नहीं, इन्फीरियर एनर्जी को भी वर्क कराने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो जब स्पिरिचुअल एनर्जी मटेरियलिस्टिक एनर्जी के साथ कंबाइन हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा मटेरियलिस्टिक एनर्जी है, या जो मटेरियल है, या जो यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स एक फंक्शनिंग कंडीशन में आ जाता है, काम करने लगता है। जैसे कि यहाँ पे एक कार का हमने एग्जांपल दिया, कोई कार हो, कितनी भी उसके अंदर फीचर हो, यहाँ तक कि वो ऑटोमेटिक मोड में क्यों ना चलती हो, रिमोट कंट्रोल क्यों ना चलती हो, अगर रिमोट कंट्रोल भी चली तो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए जो उस रिमोट को कंट्रोल करे, उसके बाद वो चलेगी। ऐसे नहीं है कि अगर तुम डायरेक्टली बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के नहीं चल सकती, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है। Peoples are amazed seeing a big machine with many parts, but an intelligent persons know that. However wonderful a machine may be, it does not work unless an operator comes and pushes the proper button. Therefore, who is more important, the operator or the machines? So we are concerned not with the material machine, the cosmic manifestation, but with its operator, Krishna. तो यहाँ पे कहा गया कि यूनिवर्स को ने एक मशीन है कि जो हमारा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है। कॉस्मिक का मतलब होता है एक यूनिवर्स। जो हमारा ये पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स भी एक मशीन की तरह बिहेव करता है, एक मशीन ही है पूरा यूनिवर्स। तो इस मशीन को चलाने के लिए भी एक स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत है, एक ऐसी एनर्जी की जरूरत है जो ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स भी एक मटेरियलिस्टिक एनर्जी से बना हुआ है। जितनी भी चीजें हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वो कहीं ना कहीं मटेरियल हो, मटेरियल के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है वो इंफीरियर एनर्जी है। और इन सारे मटेरियलिस्टिक्स को चलाने के लिए हमें कहीं ना कहीं एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो एनर्जी सुपीरियर एनर्जी, सुपीरियर एनर्जी कहाँ से मिलती है? सुपीरियर एनर्जी की जो मेन सोर्स है वो लॉर्ड कृष्णा है। लॉर्ड कृष्णा ही है जो इतनी बड़ी मशीन, जो यूनिवर्स एक बहुत बड़ी मशीन है, इस मशीन के अंदर भी बहुत सारी छोटी 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 मशीनें हैं, लेकिन यूनिवर्स एक होल मशीन है जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होके चल रहा है। वो जो इसका इंटरकनेक्ट हो रहा है, इसकी सबसे मेन एनर्जी है, जो मेन एनर्जी लॉर्ड कृष्णा है। शिवेन सक्सेना प्रूफ रीड। नाउ यू मे से, वेल हाउ डू आई नो दैट ही इज द ऑपरेटर? कृष्णा सेज, ये भागवत गीता का 9.1 में कृष्ण जी ने कहा है कि जो ये ब्रह्मांड है पूरा, ये यूनिवर्स है जो पूरा, ये यूनिवर्स मेरे कंट्रोल, मेरी डायरेक्शन, अंडर माई डायरेक्शन द होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, कहीं मेरी डायरेक्शन में ही वर्क कर रहा है, मेरी डायरेक्शन में ही चल रहा है। कहीं ना कहीं जो वर्कआउट है पूरे यूनिवर्स का है, यूनिवर्स की जो इंटरकनेक्टिविटी, जो मेन पावर है, जो मेन एनर्जी का सोर्स है, वो श्री कृष्णा है। कृष्णा इज नॉट द ऑपरेटर बिहाइंड द कॉस्मोस, देन यू हैव टू एक्सेप्ट अनदर ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसा बोले, अपन ने किसी को बोले, कोई बोल के नहीं, कृष्णा इज नॉट द ऑपरेटर बिहाइंड द कॉस्मोस, कृष्णा इस यूनिवर्स के ऑपरेटर नहीं है, देन यू हैव टू एक्सेप्ट अनदर ऑपरेटर। तो अपन उनसे पूछ सकते हैं कि फिर अगर कृष्णा ऑपरेटर नहीं है, अगर इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर दूसरा ऑपरेटर कौन है जो सृष्टि को, इस यूनिवर्स को चला रहे हैं? एंड यू मस्ट प्रेजेंट हिम, उनको बता। बट दिस यू कैन नॉट डू। लेकिन जिससे अपन ने क्वेश्चन पूछा है, वो भी इस चीज का जवाब नहीं दे सकते हैं। देयरफॉर इन द absence ऑफ एवर प्रूफ यू शुड एक्सेप्ट माइन। तो इसके बाद अपन उनसे कह सकते हैं कि अगर तुम्हारे पास इस चीज का जवाब नहीं है, तो जो हम बोल रहे हैं उसको तुम एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसको एक्सेप्ट करें। अपनी पहली एक्टिविटी थी अब जो द कॉस्मिक मशीन, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे पहला क्वेश्चन, विच एनर्जी कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंट, कौन सी एनर्जी है जो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकती है?
Sir, both A and B. तो यहाँ पे हाँ, inferior energy and material energy, they are not working independently because they work, इनके ऊपर भी कोई एक एनर्जी है जो इन दोनों को कंट्रोल करती है। वो एनर्जी कौन सी है? स्पिरिचुअल एनर्जी है। दिस कॉस्मो मैनिफेस्टेशन कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन as much as machine does not work unless an operator pushes a button। सही है। एक कार कैन नॉट मूव विथआउट ए ड्राइवर, ये भी सही है। एक कैटल ए कैडिलेक इज ए नाइस कार एंड रन्स इन ए हाई स्पीड, ये गलत है। इन एरोप्लेन कैन नॉट फ्लाई विथआउट ए पायलट, तो इसमें से कौन सा गलत है? सी। एक कैडिलेक C. कार कभी भी ड्राइवर के बिना नहीं चल सकती, सही बात है। मशीन डज नॉट वर्क अनलेस एन ऑपरेटर पुशेस ए बटन, जब तक वो ऑपरेटर बटन पुश नहीं करेंगे तब तक कोई भी मशीन नहीं चल सकती है। तो जो मटेरियलिस्टिक एनर्जी है वो कभी भी ऑपरेट नहीं हो सकती जब तक उसको कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअल एनर्जी ना मिले। स्पिरिचुअल एनर्जी कब मिलती है? स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है जब कोई ना कोई स्पिरिचुअल चीज उसको पुश आउट करे, ड्राइव करे, ऑपरेट करे। तो उस स्थिति में जो मटेरियलिस्टिक एनर्जी है, इंफीरियर एनर्जी, उसको अपन यूज कर सकते हैं। आउट ऑफ द टू हु इज मोर इम्पोर्टेंट, मशीन और द ऑपरेटर? तो मशीन इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज हाउ कैन द ऑपरेटर यूज इट इज मशीन वे आर नॉट प्रेजेंट, ये तो गलत है। Sir, let the क्योंकि student इन read an answer. Sorry to disturb. Sir, B option, operator is more important because how can the machine run without operator operating it? Yes, sir. B. Operator. ठीक है, नेक्स्ट वन। But do we inferior when we apply the machine operator analog to the universe? Sir, A. Yes, sir, A ए के option. अलावा भी, ए Sir, के A. अलावा क्या कुछ और हो सकता है क्या? And D, D maybe, sir. इसका मेन आंसर इसका फर्स्ट ही है बाकी। यूनिवर्स इज ए कॉस्मिक मशीन एंड लॉर्ड कृष्णा इज इट्स ऑपरेटर। अब यहाँ पे डी भी किसी ने बोला है, लेकिन डी को एक बार रीड करें उसको बाकी। यूनिवर्स इज ए कॉस्मिक मशीन, यहां तक तो सही है। एंड ऑपरेटर इज इट्स इंटेलिजेंस लाइक सीपीयू इन ए कंप्यूटर। तो यहाँ पे उनने एक देखा जाए तो एक मटेरियलिस्टिक चीज के बारे में बोले, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या हो गई? इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं एआई समथिंग हो गई। तो इंटेलिजेंस भी कब होती है? जब ना कोई स्पिरिचुअल एनर्जी उसको कमांड दे तभी हो। क्या सीपीयू ऑटोमेटिक कभी वर्क करती है? अगर तुम कमांड नहीं दोगे कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर कभी ऑटोमेटिक वर्क कर सकता है? सीधी सी बात है कि कंप्यूटर या सीपीयू कभी भी वर्क नहीं कर सकता है, चाहे वो एआई क्यों ना। एआई को भी कुछ ना कुछ तुम्हें कमांड देनी पड़ेगी, उसके बाद वो काम करेगा। तो जो ब्रह्मांड है वो एक इंटेलिजेंस के बेसिस पे नहीं चलता, वो एक सुपीरियर एनर्जी के बेसिस पे चलता है। वो सुपीरियर एनर्जी लॉर्ड कृष्णा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नाउ एक्टिविटी नंबर 4, द रिमोट कॉज, इमीडिएट कॉज एंड अल्टीमेट कॉज। तो यहाँ पे एक शिला प्रभुपाद ने एक एग्जांपल दिया। ट्रेन है, ट्रेन है, उसमें एक इंजन होता है, बहुत सारी बोगियां पीछे लगी हुई होती हैं। जो ट्रेन का इंजन होता है, इंजन उसका मेन पावर का सोर्स होता है, जो सारी बोगियों को आगे की ओर ले जाने के लिए मेन कार्य करता है। उसमें इंजन को ने क्या माना है? इंजन ही एनर्जी का मुख्य सोर्स होता है। बाकी इसको एक बार चाहो तो एक बार रीड कर सकते हैं पैराग्राफ को पहले। Inferior energy has no power unless superior energy is involved.
Kana control nature just as an engineer controls a train. The engineer controls the locomotive engine, which pulls one bogie, and that bogie in turn pulls another, which pulls another, and so the whole train is moving. इसका नेक्स्ट इसी के बारे में मैंने दिया है यहाँ पर। वो ट्रेन का दिया है कि इसकी ट्रेन की इसमें सबसे मेन तो क्या है, ट्रेन का जो इंजन है वो हमारा अल्टीमेट कॉजेज है। अल्टीमेट कॉज क्या है सारी ट्रेन को चलाने के लिए? वो इंजन है। जो रिमोट कॉज क्या, सबसे पहले तो अपन किसी एक डिब्बे को पकड़ा जो कहीं पीछे लगा हुआ, उस डिब्बे के रिस्पेक्ट में अपन अगर बात करें तो जिस डिब्बे को अपन देख रहे हैं वो तो इमीडिएट कॉज है, जो चल रहा है वो इमीडिएट है। लेकिन उस डिब्बे को चलाने के लिए रिमोट कॉज क्या हो, उससे जस्ट पहले लगे हुए डिब्बे जो इंजन को उस डिब्बे से कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बीच में जितने डिब्बे लगे हैं वो उसका रिमोट कॉज है। क्योंकि उस डिब्बे को चलाने के लिए इंजन के द्वारा दी जा रही पावर को वो कहीं ना कहीं इस डिब्बे तक ट्रांसफर करने में जिन डिब्बों का सहयोग है वो सारे डिब्बे यहाँ पे रिमोट कॉज कर रहे हैं। जबकि जिस डिब्बे को अपन देख रहे हैं वो इमीडिएट कॉज क्या है, इमीडिएट कॉज के नेक्स्ट डिब्बे के द्वारा उस पर फोर्स आया और वो आगे बढ़ा। लेकिन सारी होल प्रोसेस को चलाने के लिए जो मेन एनर्जी है वो मेन एनर्जी इंजन, और इंजन को अपन ने क्या माना है, इंजन को अपन ने यहाँ पे अल्टीमेट कॉज माना है उसको चलाने के लिए। जो अल्टीमेट पावर है वो अल्टीमेट पावर हमें कहाँ से मिल रही है? अल्टीमेट पावर हमें इंजन से ही मिल रही है। अब इसको एक बार रीड कर लेंगे। Similarly, with the creation, Kana gives the first push, and then, by means of successive pushes, the entire cosmic manifestation comes into being and is maintained. This is explained in Bhagavad Gita 9.10. Hamaya dhyakanena aprakatiyo suyate sakar karam. This material nature is working under my direction and is producing all moving and unmoving beings. हाँ, तो भागवत गीता के जो 9 चैप्टर के 10th श्लोक के आधार पर यहाँ पे बताया गया है कि जो नेचर है, नेचर पूरा मटेरियलिस्टिक नेचर है हमारा। और जो मटेरियलिस्टिक नेचर है उसकी जो वर्किंग प्रॉपर्टी, जो वर्क करता है जो मटेरियलिस्टिक नेचर, वो श्री कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा है, सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जी है जो उनकी डायरेक्शन में काम करता है। तो जितने भी मूवमेंट है, अनमूविंग बींग्स हैं जो इस यूनिवर्स में, वो सारी चीजों को जो डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो कौन है? वो लॉर्ड कृष्णा है। All the three worlds, both spiritual and mundane. Ha! Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. इस वीडियो को सुना, इससे किसी को समझ, क्या समझ में आया? किसी को सुना है कि अगर दोबारा चाहे तो दोबारा इसको प्ले कर सकते हैं। उसमें एक गीता का श्लोक है जिसके बारे में कहा गया है। अगर चाहे तो एक बार इसको और अच्छे से सुन सकते हैं। एक बार और मैं प्ले कर रहा हूँ। All the three worlds, both spiritual and mundane. Ha! Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. तो यहाँ पे जो एक, यहाँ पे श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक संवाद हो रहा है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी कह रहे, मतलब कह रहे हैं अर्जुन से कि जो ब्रह्मांड, एक यहाँ तक कि देखो कि जो मोती होते हैं बहुत सारे, वो सारे मोतियों को पिरोने के लिए अपन एक धागे का यूज करते हैं। वो एक धागे के माध्यम से सारे मोती इंटरकनेक्ट एक साथ रहते हैं। वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट एक गुच्छे के रूप में रहते, बिखरे नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी उस धागे का महत्व, उस धागे को हम नहीं देख सकते हैं। जैसे ही एक माला बन जाती है, बहुत सारे मोती उसमें लग जाते हैं, तो बाहर से देखने में हमें वो धागा नहीं दिखता है। लेकिन जो वो हमारे मोतियों की माला है, उसको कहीं ना कहीं जो मेन, जो उसका अपन सिस्टम, वो मेन उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला अपन कहें तो उसमें धागा ही है। अगर वो थ्रेड ना हो तो वो सारे मोती बिखर जाएंगे, वो सारे मोती कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से जो हमारे
जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स भी इन्हीं मोतियों की तरह ही है। इन सारे मोतियों को एक डायरेक्शन को अपन ने एक फिक्स डायरेक्शन में करके इनको कंट्रोल करके इनको एक माला की तरह ही पिरो के रखा हुआ है। और इन सारी चीजों को पिरोने के लिए अपन ने जो अपन बोल रहे सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर भी इसमें हमें एक धागे की तरह ही वर्क कर रही है, एक थ्रेड्स की तरह वर्क कर रही है, जो हमें डायरेक्टली तो नहीं दिखती है। लेकिन अगर वो थ्रेड्स ना हो तो वो माला कभी भी सिस्टमेटिक नहीं रह सकती, एक डायरेक्शन में नहीं रह सकती, कंट्रोल नहीं रह सकती है। तो यहाँ पे यही श्री कृष्ण ने कहा है कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स भी एक पूरे मोतियों के समान ही, सारे मोतियों को कहने के लॉर्ड कृष्णा ने एक धागा है, जो वो एक लॉर्ड कृष्णा को ही कहते हैं, हमको लॉर्ड कृष्णा लाइक के धागा जो थ्रेड है वो है, जो सारी चीजों को कंट्रोल करके रहा, सारी चीजों को बांध के रखा हुआ है, इन सारी चीजों को डायरेक्शन दे के रखा हुआ कि सारी चीजें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। लेकिन वो तुम्हें, अगर तुम चाहोगे नेक डाई से देख, तो नेक डाई से तुम्हें वो धागा नहीं दिखता, उसके लगे हुए मोती तुम्हें दिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से गॉड है, लॉर्ड कृष्णा है, वो भी इसी प्रकार के धागे की समान है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है, ये एक प्रॉपर रूप से चल रहा है। इसमें एक, यहाँ कहा जाए, इसकी डायरेक्शन है, इसकी इंटरकनेक्टिविटी है, इतने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट है। इस सारे मैनेजमेंट के पीछे लॉर्ड कृष्णा वो इसी धागे के समान है, जो सामने से अपन को दिखते नहीं कि किस प्रकार से कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो मैन कंट्रोलिंग है, वो मैन कंट्रोल लॉर्ड कृष्णा के द्वारा ही की जा रही है। तो यहाँ पे यही जो बताया इसी के बारे में दिया गया है आगे, कि द मटेरियल नेचर इज वर्क अंडर माई डायरेक्शन एंड इज प्रोड्यूसिंग ऑल मूविंग एंड मूव, पढ़ चुका हूं पहले। अब इसके बाद एक सक्षम प्रभु सुन पा रहे हैं क्या? तो इसको रीड करें एक बार। If you take any one bogies and find the cause of the movements, the immediate previous bogie is called the immediate cause, and is the further bogies are remote cause, and the engine is the ultimate cause. Similarly, science researches the immediate and remote cause for every actions, but often miss out the most important ultimate cause of all causes, which is Sri Krishna. Thus, science deals only with intermediate points and not the ultimate point from which everything is immediate. तो वो जो अपन ने अभी एक रेल का एग्जांपल देखा था, उसी के बारे में क्या है कि जो इंजन है वो हमारा अल्टीमेट कॉज है, और जो ये वो इमीडिएट कॉज है, उसके बीच में जितने भी डिब्बे लगे वो रिमोट कॉज की तरह कार्य करे। उसी प्रकार से हमारी सृष्टि है जो साइंटिफिक है, साइंटिस्ट केवल हमारे इमीडिएट कॉज और रिमोट कॉज तक ही वर्कआउट करते हैं, जबकि इन सारी चीजों को चलाने वाली जो मेन एनर्जी है, जो अल्टीमेट कॉज है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं, उसके बारे में इतना आगे नहीं। तो साइंटिस्ट हमारे केवल एक लिमिट, बाउंड्री सेट करके रखी है, और वो बाउंड्री उनके पास अल्टीमेट कॉस्ट तक नहीं जाती, वो रिमोट कॉस्ट और इमीडिएट कॉस्ट तक ही सीमित है। यहाँ पे बात की गई है कि जैसे कि बहुत बड़ा ओशियंस है, इतना बड़ा ओशियंस होता है, ओशियंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ने कहा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिले इतना, और एक रिएक्शन हुई और इतना वाटर बना, इतने बड़े ओशियंस बन गए। तो कहीं ना कहीं हमें एक पजल सी लगती है कि जब इतनी सारी ऑक्सीजन कहाँ से आई, इतनी सारी हाइड्रोजन गैस कहाँ से आई, जब ये रिएक्शन हुई तो इतने सारे केमिकल्स कहाँ से आए। तो scientists say that water is the combination of hydrogen and oxygen, but when they see a vast oceans, they are puzzled about where such a quantity of hydrogen and oxygen could have come from. They think that everything evolved from chemicals, but where did the chemicals come from? That they do not know. Since the supreme personality of Godhead is the cause of all causes, He can produce immense क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स। वही कहा गया है यहाँ पे कि जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर बनने के लिए इतना बड़ा ओशियन, इतने बड़े ओशियन को बनाने के लिए इतने सारे केमिकल्स आखिर आए कहाँ से, इन केमिकल्स को किसने बनाया, कहाँ से इतनी ज्यादा क्वांटिटी में केमिकल्स आए। लेकिन साइंटिस्ट केवल यहीं तक रुके, क्योंकि साइंटिस्ट की जो बाउंड्रीज है वो इमीडिएट कॉज और रिमोट कॉज कॉज के ऊपर है, वो अल्टीमेट कॉज के ऊपर नहीं, अल्टीमेटली क्या हुआ। लेकिन जो इतने सारे केमिकल्स हैं, वो सारे केमिकल्स का इनकी सुप्री
पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है जिसके द्वारा किया गया है। कारण वो है कि ऑल कॉजेज ऑफ दिस ओशियन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर कंबाइन एंड वाटर आर फॉर्म it and immense quantities of chemicals are produced due to the godhead lord श्री कृष्णा's। बट साइंटिस्ट इस चीज में कुछ भी नहीं कहते हैं क्योंकि साइंटिस्ट की एक जो बाउंड्रीज है वो फिक्स है, वो कभी भी है जो अल्टीमेट कॉज की तरफ नहीं जाते और अल्टीमेट कॉज को नहीं देखते हैं। यहां पर एक एग्जांपल दिया है कि जो फादर we actually see that chemicals are produced from living entities. For example, a lemon tree produce many tons of citric acid. The citric acid is not the cause of the tree, rather the tree is the cause of the acid. Similarly, the supreme personality of Godhead is the cause of everything. He is the cause of the tree that produced the citric acid, and devotees can see that the original potencies causing the cosmic manifestation are not in chemical but in the supreme personalities of Godhead, for he is the cause of the chemicals. Everything is caused or manifested by the energy of the Supreme Lord, and when everything is annihilated or dissolved, the original potency enters the body of the Supreme Lord. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो फादर ऑफ यूनिवर्स, सीड ऑफ, तो यहां पे गॉड के द्वारा एक सीड है जो लेमन का एक सीड बनाया गया है। एक सीड बना, एक सीड से कुछ सिट्रिक एसिड बना और एक सीड से हजारों सीड्स प्रोड्यूस हुए, हजारों सीड से लाखों हुए, करोड़ हुए, मिलियंस हुए, बिलियंस हुए, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ती चली गई। तो इन सारे चीजों का और एक सीड से अपन टन्स ऑफ सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो पहला सीड था, फर्स्ट सीड, वो फर्स्ट सीड आया कहां से? तो वो फर्स्ट सीड है, वो फर्स्ट सीड ही हमारा क्या है? अल्टीमेट कॉज। और अल्टीमेट कॉज कौन है? गॉड हेड, लॉर्ड कृष्णा है जो उसको अल्टीमेट एक सीड को प्रोड्यूस किया और एक सीड को बना के दिया। उस सीड के बेसिस पे प्रभु उसकी जनरेशन चलती चली गई और एक सीड से मैनी सीड्स बन गए और इस प्रकार से टन्स ऑफ सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो कर लिया अपन ने। अब वो जो सोर्स ऑफ एवरीथिंग से है इस यूनिवर्स में, उनकी कहीं ना कहीं वो सभी चीजों का सोर्स ऑफ एवरीथिंग वो लॉर्ड कृष्णा है। ऑल स्पीसीज ऑफ लाइफ आर मेड पॉसिबल बाय बर्थ इन दिस मटेरियल नेचर, इज सन ऑफ कुंते एंड आई एम द सीड गिविंग फादर। सीड गिविंग फादर कौन है? सीड गिविंग फादर लॉर्ड कृष्णा है। जैसे लेमन ट्री की अपन ने बात की, तो लेमन ट्री की जो फर्स्ट सीड है वो कहीं ना कहीं लॉर्ड कृष्णा ने दिया। उस सीड के द्वारा हमने फिर मिलियंस ऑफ सीड्स बना लिए, टन्स ऑफ सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर लिया। लेकिन टन्स ऑफ सिट्रिक एसिड कब अपन प्रोड्यूस कर सके? जब उसको अल्टीमेट कॉज देखा अपन, उस टन्स ऑफ सिट्रिक एसिड का अल्टीमेट कॉज देखें तो उसका अल्टीमेट कॉज वो फर्स्ट सीड था जो सीड गिविंग फादर, दिस इज लॉर्ड कृष्णा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सो ए banyan tree, a huge tree eventually comes up and along with its millions of new seeds, each of these seeds can in turn produce another tree which millions of new seeds and so on. This is how Krishna, the original seed giving father is the Lord Krishna. This is the primary cause of everything we see. जो एक बनियान ट्री है, बनियान ट्री का जो फर्स्ट सीड है, सीड गिविंग फादर लॉर्ड कृष्ण ने एक बनियान ट्री का सीड दिया था। उस सीड से एक बनियान ट्रीज हुआ, उससे मिलियंस ऑफ सीड्स बने, मिलियंस ऑफ सीड से मिलियंस ऑफ प्लांट्स फिर से बने, मिलियंस ऑफ प्लांट से फिर और बिलियंस अनगिनत सीड्स बन गए और इसके कारण ये फैल गए। तो ये सारी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं एक एनर्जी, कहीं ना कहीं एक गॉड, सीड गिविंग फादर है जो इन सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। वो फादर है, वो लॉर्ड कृष्णा है जो इन सारी चीजों को कंट्रोल करके रखता है।
तो यहाँ पे एक इमेजिनरी एक एक वीडियो थी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था कि कैसे सीड गिविंग फादर ने एक कोई पक्षी बना, उस पक्षी ने प्रजनन किया, उससे और पक्षी बने और ने भी प्रजनन किया, और इस प्रकार से कैसे एक ह्यूज पॉपुलेशन किसी भी एक स्पीसीज की बनती है। यहाँ पे एक और अच्छा एग्जांपल दिया गया है, एक साइंटिस्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एग्जांपल, इसको बहुत अच्छे से देखिए एक बार, कि अभी अगर अपनी बात करें तो इंडिया में करीबन 120 प्रकार की गाय की प्रजातियां थीं। लेकिन अगर वर्तमान टाइम समय की बात करें हम, तो अभी हमारे पास इंडिया में केवल काऊ की 30 वेराइटीज ही बची हुई हैं, बाकी 90 वेराइटीज करीबन एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। लेकिन अगर कोई सुप्रीम पावर नहीं है इन सारी चीजों के पीछे, तो क्या साइंटिस्ट 90 प्रजातियों को वापस ला सकते हैं कभी? तो इन जो 90 प्रजातियां हैं, इनको साइंटिस्ट किसी भी प्रकार से वापस नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा सा हमारा अर्थ जाता है कि इनको अगर वो वापस नहीं ला सकते, तो कहीं ना कहीं इनको प्रोड्यूस करने वाला, इनको बनाने वाली कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति, कोई ना कोई तो ऐसी एनर्जी, कोई ना कोई ऐसी सुप्रीम एनर्जी रही होगी, जिनने प्रोड्यूस की थी, जिनने सीड गिविंग फादर्स के रूप में थे, जिन्होंने एक बनाया था, उसके बाद ये बहुत इतनी सारी क्वांटिटीज में ये सारी चीजें बन गई, 120 प्रकार की वैरायटीज बन गई। लेकिन साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो साइंटिस्ट कभी भी इन प्रजातियों को दोबारा से नहीं बना सकते हैं। तो ये पैराग्राफ दिया गया, नाउ आउट ऑफ 120 टाइप्स ऑफ इंडियन काउस ओनली 30 वेराइटीज आर एग्जिस्टिंग, द रेस्ट ऑफ देम हैव बिकम एक्सटिंक्ट। 90 प्रजातियां हैं जो वैरायटी वो एक्सटिंक्ट हो गई। नाउ नो साइंटिस्ट विल बी एबल टू क्रिएट दोज एक्सटिंक्ट वेराइटीज। If we want them, we have to go to God and beg for their seeds. Imagine if all mangoes in the universe are destroyed, we can never taste a mango. Then, if we would want to eat mango, we have to beg God to provide us one mango seed by planting which we can produce millions of mango. Therefore, we should know that God, Sri Krishna, is the seed giving father of all creature. हम मैंगो के बारे में बात की है कि अगर जितने भी मैंगोज की वेराइटीज है, मैंगोज है हमारे इस यूनिवर्स से एकाएक एक्सटिंक्ट हो जाए, तो क्या साइंटिफिक साइंटिस्ट क्या उसको दोबारा रीजनरेट, दोबारा उसको बना सकते हैं क्या? तो इसका सीधा सा जवाब होगा कि नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर जो अल्टीमेट पावर है हमारे पास, जो श्री कृष्णा लॉर्ड, अगर वो एक सीड हमारे लिए दे दे, सीड गिविंग फादर, तो एक सीड से हम एक प्लांट, उससे बहुत सारे सीड्स, देन मल्टीपल प्लांट्स बना के हम मैंगोस की वेराइटीज को और ज्यादा बना सकते हैं। इसके संबंध में एक और अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे आप सभी ज्यादातर सभी परिचित होंगे, सबने कहीं ना कहीं पढ़ा है, सब लोग जानते हैं। एक डायनासोर के बारे में अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। साइंटिफिक अप्रोच एंड स्पिरिचुअल अप्रोच के बीच में क्या डिफरेंस है, एक इंफीरियर एनर्जी और सुपीरियर एनर्जी के बीच में क्या डिफरेंस है, यहाँ अपन और आसानी से इस चीज के बारे में समझ सकते हैं। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि कभी ना कभी तो ऐसा समय एक रहा है जिस समय इस यूनिवर्स में डायनासोर्स रहते थे, क्योंकि उसका साइंटिफिक प्रूफ आज साइंटिस्ट के पास है, बहुत सारे फोसिल्स के रूप में और भी अन्य चीज के ऐसे एग्जांपल हैं, जिससे साइंटिस्ट इस चीज पे भरोसा करते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि कभी ना कभी इस यूनिवर्स के अंदर डायनासोर्स नाम की कोई एनिमल्स रहा करते थे, हुआ करते थे या थे। लेकिन क्या साइंटिस्ट के पास इतना पावर है? क्या साइंटिस्ट दोबारा से उनको रीजनरेट कर सकते हैं? क्या कि साइंटिस्ट दोबारा उनको बना सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर साइंटिस्ट तो अपनी सुपीरियर एनर्जी में विश्वास, लॉर्ड कृष्णा में विश्वास नहीं करते हैं कि किसी ने इस चीज को बनाया है, तो क्या तुम इस चीज पर विश्वास कर सकते हो कि साइंटिस्ट ये कर सकते हैं, कि साइंटिस्ट जो डायनासोर से डायनासोर्स को दोबारा बना सकते हैं? अगर साइंटिस्ट दोबारा से जो डायनासोर्स की पॉपुलेशन, डायनासोर्स को नहीं बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि जो ये वर्ल्ड, जो यूनिवर्स है,
उसके पीछे कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई ऐसी पावर है जो कहीं ना कहीं सारे यूनिवर्स को बनाया है। और इसी पॉइंट पर साइंटिस्ट फेल हो जाते हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट इस पॉइंट पर आकर फेल हो जाते हैं क्योंकि साइंटिस्ट हैं जो वो एक इंफीरियर एनर्जी के ग्रुप में ही बात करते हैं, वो सुपीरियर एनर्जी के बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन जो डायनासोर्स को बनाया है, डायनासोर्स को बनाने के पीछे कहीं ना कोई सुप्रीम एनर्जी तो रही होगी। और जो वो सुप्रीम एनर्जी है, वो सुप्रीम एनर्जी लॉर्ड कृष्णा है। Unfortunately, the scientists observe only the immediate cause. They cannot perceive the remote cause. Krishna's is described in the Vedas is to the cause of all causes. If one understand the cause of all causes, then he understand everything. Yasmin vijayatis sarvamebam vijite bhavati. If one know the original cause, the subordinate cause are automatically know. तो यहाँ पर वो ये है कि जो साइंटिफिक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच केवल इमीडिएट कॉज के ऊपर ही डिपेंड हो जाती है कि इमीडिएटली क्या है। रिमोट कॉज एंड इमीडिएट कॉज तक तो साइंटिस्ट जाते हैं, वहां तक उनकी अप्रोच रहती है। लेकिन इमीडिएट कॉज और रिमोट कॉज के ऊपर जो अल्टीमेट कॉज है, अल्टीमेट कॉज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं जाता है। कोई भी साइंटिस्ट की सोच वहां तक नहीं पहुंचती, कोई भी साइंटिस्ट उसके बारे में फंडिंग नहीं करता है, नहीं सोचता। लेकिन जो अल्टीमेटली जो सारी चीजों हैं, जो कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, जो कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है, वो लॉर्ड कृष्णा है, जिन्होंने सभी कारणों के भी कारण, सभी जो कॉज हैं उनके भी कॉज कौन है, तो वो लॉर्ड कृष्णा है। And through the scientists are search after the original cause, when the Vedas, perfect knowledge, declared the original cause to be the supreme personality of Godhead, the scientists were not accepted. They keep to their partial imperfect knowledge. This is their disease. तो यहाँ पे यही बताया गया कि साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट सुप्रीम एनर्जी को, लॉर्ड गॉड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और ये कहीं ना कहीं उनका इम्परफेक्ट नॉलेज है उनके पास, इसको उन्हें इम्परफेक्ट नॉलेज कहा गया है। और ये क्या है, साइंटिस्ट की एक प्रकार की डिसीज है, साइंटिस्ट को ये डिसीज है कि वो इन सारी चीजों पे बिलीव नहीं करते। बिलीव ना करने का रीजन क्या है, बिलीव ना करने का उनका रीजन केवल इतना सा है कि जो हमारी साइंटिफिक अप्रोच है वो रिमोट कॉज और इमीडिएट कॉज तक ही जाके सिमटी हुई है, वो अल्टीमेट कॉज तक जाते नहीं है। अगर वो अल्टीमेट कॉज तक जाए तो इस स्थिति में जो इनका इम्परफेक्ट नॉलेज है वो कहीं ना कहीं परफेक्ट नॉलेज में कन्वर्ट हो सकता है। वो इन सारी चीजों को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो अपनी जो फोर्थ एक्टिविटी थी, उस फोर्थ एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चन है अपने पास, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, बाकी इसका आंसर अब आप लोग एक बार दीजिए। इन एग्जाम्पल फॉर इमीडिएट, रिमोट एंड अल्टीमेट कॉज इज। Sir, last option, a train engine is the immediate, remote, and ultimate cause of all bogies movement. क्या इसका फर्स्ट वाला भी एक बार रीड करो, क्या फर्स्ट वाला नहीं हो सकता है? यस सर, ए भी हो सकता है। बाकी बी और सी? इसका आंसर फर्स्ट एंड डी ही है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में कहा गया कि ट्रेन बोगी बीइंग पुल्ड बाय अनदर बोगी, फर्दर बोगी एंड अल्टीमेट इंजन। तो यहाँ पर उन्हें तीनों में डिवाइड किया गया है कि जिस बोगी के बारे में अपन बात कर रहे थे उस बोगी को उसने इमीडिएट बोगी है, इंजन अल्टीमेट है। और जिस बोगी के बाद में बात कर रहे थे और अल्टीमेट इंजन है, उनके बीच में जो अपनी चीजें हैं उनको अपन ने रिमोट
कॉज कहा था। तो यहाँ पे तीनों चीजों को रिमोट रिलेट किया है। और डी भी अपन कह सकते हैं कि इंजन है जो अपना, इंजन अल्टीमेट कॉज तो है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो इमीडिएट, रिमोट और यहाँ तक कि अल्टीमेट तीनों हैं, इनको कॉज करने का जो मैन है, वो मैन तो अपने पास कौन है? अल्टीमेट कॉज इंजन, लाइक ए लॉर्ड कृष्णा है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को भी पुल करने के लिए जो पावर है, जो एनर्जी है, जो एक बॉडी है उसके ऊपर जो सुप्रीम बॉडी है, वो इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है। व्हाट डू साइंटिस्ट स्टडी इन देयर रिसर्च लेबोरेटरी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में बहुत ज्यादा अपन ने उसके 3-4 बार आया भी है अपने अभी डिस्कशन में। सर बी। ओके, परफेक्ट। ओनली इमीडिएट एंड रिमोट कॉज को ही साइंटिस्ट लेबोरेटरी में देखते हैं, प्रयोग करते हैं, इन चीजों के बारे में जानते हैं। इसलिए अपन ने साइंटिस्ट के नॉलेज को क्या कहा था? इम्परफेक्ट नॉलेज कहा था, क्योंकि ये जो अल्टीमेट कॉज है, अल्टीमेट कॉज के बारे में स्टडी नहीं करते हो, ना ही उसके बारे में ये ज्यादा जानने की कोशिश करते, इसलिए इनके नॉलेज को इम्परफेक्ट नॉलेज अपन ने कहा था। थर्ड, इन एग्जाम्पल टू प्रूव देयर साइंटिस्ट फेल टू सर्च फॉर द अल्टीमेट कॉज इज। क्या होना चाहिए इसका आंसर? Sir, maybe B option, seeing chemicals as a source of vast quantities of hydrogen and oxygen present in ocean. बाकी फर्स्ट। तो फर्स्ट वाला नहीं हो सकता कि इसका? सर वो भी हो सकता है। नहीं, मैन तो वो ही अपन ने उसमें देखा था कि जो इतनी लार्ज क्वांटिटी, वास्ट क्वांटिटीज में ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में मिले, वाटर बने, तो इतना केमिकल्स आखिर आया कहाँ से? उस केमिकल का सोर्स एक्चुअली में क्या है? तो केमिकल का एक्चुअली में सोर्स क्या है? वो लॉर्ड कृष्णा, सुप्रीम पावर। जो अल्टीमेट कॉज क्या है? अल्टीमेट कॉज उसका सुप्रीम पावर लॉर्ड कृष्णा ही है उस चीज के। उसके अलावा सी। क्या सी सही हो सकता है? यस यस सर, सर, सी सी हो भी हो सकता है। सकता है। अब उसने विथआउट अल्टीमेट कॉज लिखा है, लेकिन क्या बिना इंजन के ट्रेन चल सकती है? नो सर। सी क्या बोल रहा है? सी का अर्थ क्या निकल रहा है? देखो एक बार उसको। उसने बोला है ना कि सीइंग द एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन टू बी फंक्शनिंग नाइसली विदाउट अल्टीमेट कॉज। मतलब इंजन है नहीं, उसके बाद भी पूरी ट्रेन चल रही है, क्या ये संभव है क्या? नो सर। मतलब लास्ट वाला डी। सीइंग द एंटायर कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन टू बी फंक्शनिंग नाइसली विथ अल्टीमेट कॉज। अल्टीमेट कॉज के कारण ही पूरी ट्रेन चल रही थी। एक अल्टीमेट कॉज क्या था? उसका इंजन था। इसी प्रकार से यूनिवर्स का अल्टीमेट कॉज है, अल्टीमेट कॉज लॉर्ड कृष्णा है, जिसके कारण नाइसली वर्किंग कंडीशन में है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ केमिकल्स फाउंड इन द यूनिवर्स?
और वो सक्षम, पुनीत और कौन, सिबेन है अभी अपने साथ। सर बी सर ऑप्शन। बी। सर सी भी ठीक है मे बी। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ ट्री दैट प्रोड्यूस केमिकल्स। अपन ने लीमन का एक एग्जांपल देखा था, लेमन ट्री का। ठीक है, उसका आंसर सही है। लास्ट वन। इन द भागवत गीता वर्सेस 14.4 एंड 7.10 व्हाट इज वन थिंग्स इज कॉमन लॉर्ड कृष्णा सेज। सर ऑल ऑफ द अबव। सर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। और इसका बाकी थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला थोड़ा कंट्रोवर्सी है उसमें। समझ में आ रहा है कि थर्ड वाले में क्या कंट्रोवर्सी है, थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। देखो सेकंड और थर्ड वाले में एक बार कंपेयर करो, उसमें तो समझ में आ जाएगा, एक वर्ड के कारण ही उसमें डिफरेंस आया है। सर थर्ड ऑप्शन में बेसिकली वो मतलब उसने ये भी बोला है कि लॉर्ड कृष्णा के अलावा भी कोई हो सकता है। उसने लिखा है कि ही इज वन ऑफ द सीड गिविंग फादर्स। मतलब वो ये बोलना हाँ। चाह रहे हैं कि उनके अलावा भी कोई हो सकता है। हाँ, तो क्या सही है क्या है? फिर तो सही नहीं है सर। देखो उसको दो बेसिस का आंसर, फर्स्ट और सेकंड सही है, लेकिन थर्ड थोड़ा कंट्रोवर्सी है। उसने अगर ओरिजिनल सीड है, ओरिजिनल सीड अगर देखा था, फर्स्ट सीड देखा, तो फर्स्ट सीड के जो फादर्स हैं वो अपन लॉर्ड कृष्णा कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो फर्स्ट सीड आया, फर्स्ट सीड को अपन ने ग्रो किया, एक पेड़ बना, उससे बहुत सारे सीड हुए। तो जो सेकंड जनरेशन में जो सीड बन रहे हैं, उनको अपन डायरेक्टली, वो जो पेड़ हुआ, उस सेकंड जनरेशन में फादर्स वो भी हो सकता है, बाकी गिविंग फादर सेकंड जनरेशन का वो पेड़ हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला था। बाकी फर्स्ट और सेकंड इसके करेक्ट है। व्हाट इज द डिसीज ऑफ एथेस्टिक साइंटिस्ट। अभी लास्ट ही स्लाइड में अपन ने पढ़ा था, मतलब सबसे लास्ट वाली स्लाइड में अपन ने देखा है। सर सी एंड ए। नहीं, ये उसमें अपन को केवल डिसीज बतानी है। डिसीज क्या है, ए वाला तो एक बार ए वाले को पढ़ो। कोई भी पढ़े, सक्षम, पुनीत, सिबेन। सिबेन दे एक बार। they observe only the immediate cause and they keep to their partial imperfect knowledge. क्या है, डिसीज है क्या साइंटिस्ट की है? No, sir. साइंटिस्ट की डिसीज तो नो ना। साइंटिस्ट की डिसीज क्या थी, कि साइंटिस्ट की डिसीज ये थी कि जो सुप्रीम पावर है, जो अल्टीमेट कॉज है, उस पर वो विश्वास नहीं कर रहे थे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो एक्सेप्ट ना करना साइंटिस्ट की एक डिसीज थी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, सी वाला है। आंसर ए भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सी आंसर है। क्योंकि उनने क्वेश्चन अपन से डिसीज पूछा है कि डिसीज क्या है साइंटिस्ट को। साइंटिस्ट की डिसीज है कि वेदास ने डिक्लेयर किया है कि ओरिजिनल कहा से तो सारी चीजों को वो सुप्रीम लॉर्ड है। लेकिन साइंटिस्ट फिर भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी एक्टिविटी है, एक श्रीला प्रभुपाद और एक बॉब के बीच का कुछ बातचीत है। तो यहाँ पे दो लोग, कोई भी ये दोनों रोल प्ले करके इनके रीडिंग करें केवल।
Yes, sir. यहाँ पे एक, हाँ, सक्षम, और बाकी और भी सक्षम तो इसको रीड कर सकते हो। Yes, sir. What is the साथ proper? में ऋतु, हाँ ऋतु शर्मा भी हमने अभी बहुत टाइम से हैं, बाकी वो भी जाए तो उसमें एक कोई सा भी एक रोल में तो एक कोई सा भी एक रोल पढ़ सकते हैं साथ में अभी। Yes, sir. Bob, what is the proper duty of the teacher in society? Let us say a science teacher. What should be he be doing in the classroom? Srila Prabhupada, classroom, you should simply teach about Kanha. He should not teach about. No, that will include everything. His aim should be no to Kanha. Can a scientist teach the science of combining acid and alkaline and this kind of science with Kana as its object? How can it be? When one studies science, one finds general tendencies of nature, and these general tendencies of nature point to a controlling force. That I was explaining the other day. I asked one chemist whether, according to chemical formulas, hydrogen and oxygen linked together become water. Do they not? It's true. Now there is a vast amount of water in the Atlantic Ocean and Pacific Ocean. What quantity of chemicals was required? How much? Yes, how many tons? Many. So who supplied it? This was supplied by God. Someday must have supplied it. Somebody must have supplied it. Yes. So that is science. You can teach like that. Should one bother teaching that if you combine acid and alkaline, they form a neutral? The same thing. There are so many effervescents. So who is performing it? Who is supplying the acid and alkaline? There is a long pause. Yes, you cannot manufacture water unless you have hydrogen and oxygen. So here is a vast, not only this Atlantic or Pacific, there are millions of planets and there are millions of Atlantic and Pacific oceans. So who created this water with hydrogen and oxygen and who was it supplied? That is our question. Somebody must have supplied it, otherwise how has it come into existence? But should it also be taught how you make water from hydrogen and oxygen? The procedure of burning them together. Should this also be taught? That is, you burn oxygen. That is secondary. That is not difficult. Just like Malate made this puri, a kind of bread. So there is flour and there is ghee, and she made a puri. But unless there is ghee and flour, where is the chance of making a puri? In Bhagavad Gita, there is this statement: water, earth, and fire, they are my energies. What is your body? This external body, that is your energy. Do you know that your body is made out of your energy? For example, I am eating. Yes. So I am creating some energy and therefore my body is maintained. Oh, I see. So therefore your body is made out of your energy. But when you eat the food, there is energy from the sun in the food. So I am giving an example. I am creating some energy by digesting the food and that is maintaining my body. If your energy supply is not proper, then your body become weak or unhealthy. Your body is made out of your own energy. Similarly, this gigantic cosmic body, the universe, is made up of Kanha's energy. How can you deny it?
As your body is made out of your energy, the similarly, the universal body must be made by somebody's energy. That is Kanha. There is a long pause. I'll have to think about it to follow that. What is to follow? It is a fact. Your hair is growing daily. Why? Because you have some energy. The energy I obtain from my food. Somehow or other, you have obtained that energy, and through that energy, your hair is growing. So, if your body is manufactured by your energy, similarly, the whole gigantic manifestation is made of God's energy. It is a fact, it is not your energy. Yes, oh, I see that. Hmm. Just like aren't the planet in this universe the sun's energy, a product of the sun's energy? Srila Prabhupada, yes, but who produced the sun? That is Kanha's energy because it is heat. And Kanha says, Bhumir apo nalo vayu. Heat, that is my energy. The sun is the representation of the heating energy of Kanha. It is not your energy. You cannot say the sun is made by me, but somebody must have made it. And Kanha says that he did. So we believe Kanha. Therefore, we are Kanha teens. तो इस लास्ट